हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस की परफॉर्म कर रहे हैं और उनको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो उसी कड़ी में आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज माइंडसेट इज व्हाट सेपरेट्स द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट। यानी कि आपका जो भी माइंडसेट है, आप किस तरीके से सोचते हैं, ठीक है, वही चीज़ आपको सारी भीड़ से अलग करके खड़ा करती है। एक लीडर जो है वो क्या है, वो कोई कुछ अलग तरीके के कोई बॉन्ड तो नहीं होते, उनके सर पे सींग तो नहीं है, या उनके सर के ऊपर कोई हेलो इफेक्ट तो नहीं चल रहा है ना। वो क्या है, वो वही लोग हैं जो लीडर्स बने हुए हैं, जो हम ही में से एक हैं। शायद हमारे साथ बैठता होगा कोई स्टूडेंट जो आज किसी ऐसे मुकाम पर पहुंच गया कि हम लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, ठीक है। तो वो क्या था, उनका माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट था, उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए वो आज उस लेवल तक पहुंच पाए। तो अगर हम भी अपने माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज करें, इट इज़ जस्ट नथिंग एल्स बट जस्ट प्रोग्रामिंग। हमें बचपन से हम लोगों ने प्रोग्राम किया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, शायद मैं बेस्ट नहीं हूँ, शायद मैं टॉपर नहीं हूँ, ठीक है। वो प्रोग्रामिंग करिए। अब अगर हम धीरे धीरे प्रोग्रामिंग चेंज करें, हो टाइम लगेगा, क्योंकि 20-22 साल, 25-30 साल, जिन लोगों जो भी एज पे आप हो, इतने साल आपने वही नेगेटिव प्रोग्रामिंग करी हुई है, ठीक है। उसको अब आप चेंज करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो हो जाएगी चेंज। और जब आप देखेंगे ना कि आपकी प्रोग्रामिंग चेंज हो रही है, जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितना कुछ मिस कर रहे थे जो आप कर सकते थे, बट आप वही नेगेटिव प्रोग्रामिंग की वजह से आप उसको नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को। अपना माइंडसेट पॉजिटिव करिए, ठीक है। यू ऑल कैन डू इट एंड यू ऑल कैन अचीव इट। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी अपने व्यूअर्स से माफ़ी मांगना चाहूँगी। कल के सेशन में जो थीम ऑफ द पैसेज वाला क्वेश्चन था वो मैंने गलत कह दिया था, क्रिटिकल थी पैसेज की थीम, ठीक है। एंड आई बिलीव मैंने सपोर्टिव बोला है पैसेज को, ठीक है, विच इज़ नॉट करेक्ट। वो बेसिकली क्रिटिसाइज कर रहे थे, ठीक है। जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, वो पैसेज को, मतलब वो इस सारे स्टेप्स को कि बीजेपी ने वहाँ पे वो जवाब नहीं दे रहे, कांग्रेस के ऊपर हमला कर रहे हैं, या राहुल गांधी से माफ़ी मांग रहे हैं, मतलब इस सारे सिनेरियो को कि सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है, इस सारे सिनेरियो को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हुआ क्या है, देखो, हम सभी को पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में रिसेशन का दौर चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे ले ऑफ्स हुए हैं। ले ऑफ्स यानी कि बहुत सारी टॉप मेजर जो कंपनीज हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को टाटा बाय बाय कह दिया है। गूगल हो गई, अमेजन हो गई, एडोब हो गई, ठीक है। बहुत मेगा जो आईटी की सबसे बड़ी मेजर कंपनीज हैं उनने ले ऑफ कर दिए, ठीक है। अब सारी दुनिया भर में रिसेशन का माहौल इस कदर है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर से कम हो जाएगी। एक्सपेंडिचर, चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव हो जाएंगी कि एक्सपेंडिचर इनकम से डबल ट्रिपल हो जाएगा, मतलब एक हायर साइड पे हो जाएगा, ठीक है। इसी चलते उन चीज़ों को इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए, कम करने के लिए जो हमारे, जैसे इंडिया में आरबीआई है, यूएस में फेडरल बैंक से, ये लोग क्या कर रहे हैं, जो उनके प्राइजेस हैं वो बढ़ा रहे हैं। जैसे इंडिया ने 250 बेसिस पॉइंट तक अपने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिए, ठीक है। किस लिए? ताकि वो इन्फ्लेशन को कर्ब कर सके, इन्फ्लेशन को कम कर सकें, ठीक है। लेकिन राइटर का जहाँ पे उनने बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए इस पैसेज में, और वेस्टर्न कंट्रीज में जो चल रहा है उसका भी उन्होंने बताया कि हम लोग एक स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टैगफ्लेशन मतलब होता है कि एक लंबा पीरियड जिसमें इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए
जो रेट्स हैं वो बढ़ाए जाएंगे, फिर भी इन्फ्लेशन रुकेगा नहीं, वो भी बढ़ता ही जाएगा और फिर और रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो एक सीरीज चलती जाएगी। ठीक है, इतने बढ़ाए फिर नहीं बढ़ा रुका, फिर बढ़ाए फिर नहीं रुका, फिर बढ़ाए, तो वो एक सीरीज के पैटर्न में चलता जाएगा, जिसको हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, कि हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए कि हम कितनी अभी तक जो आरबीआई ने स्टेप्स लिए वो कारगर साबित नहीं हुए। ठीक है, वो कारगर साबित नहीं हुए और इस वजह से आगे जल्दी मतलब निकटतम भविष्य में हालात सुधरने के आसार नहीं दिख रहे। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए, लेकिन वो कहीं पे भी ये नहीं बता पा रहे, ये नहीं कह रहे कि हाँ मुझे उम्मीद है कि हम ठीक कर पाएंगे। वो चिंता दिखा रहे हैं, वो कंसर्न दिखा रहे हैं अपना। ओके, तो ये है सारा का सारा पैसेज। अगर आपने पैसेज अभी तक नहीं पढ़ा है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पैसेज जाके पढ़िए। शीतल मैम ने ऑडियो एक्सप्लेनेशन कर दिया हुआ है, आप ऑडियो एक्सप्लेनेशन को सुनिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद यहाँ पर आइए देखने के लिए कहाँ आपने मिस्टेक करी है। स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन से। What is the concern about the recent economic data in India and other major economies? बोल रहे हैं जो recent economic data आया है इंडिया का या बाकी कंट्रीज का, उसमें मुख्य चिंता का विषय क्या है? तो क्या है मुख्य चिंता का विषय? यही कि हम लोग स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम कितने भी प्राइसेस को कर्ब करने की कोशिश, प्राइसेस बढ़ा रहे हैं इन्फ्लेशन रोकने के लिए, लेकिन वो रुक नहीं रहा है, वो आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से कई सारी कंट्रीज में कई सारी कंपनीज ने ले ऑफ कर दिए हैं, है ना। तो देखते हैं। दे मे बी हेडिंग टूवर्ड्स स्टैगफ्लेशन, बिल्कुल सही। दे मे बी हेडिंग टूवर्ड्स हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब एकदम इस लेवल का इन्फ्लेशन की बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन। तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, लेकिन वो एकदम से नहीं हो रहा, वो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है कि हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बट थोड़ी देर में रुक रहा है, फिर वो वहीं पे पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके दे मे बी एक्सपीरियंसिंग डिफ्लेशन, की कमी हो रही है, डिफ्लेट हो रहा है। डिफ्लेट मतलब कमी, कि वो लोग कमी की तरफ आ रहे हैं, इन्फ्लेशन में गिरावट आई है, पर ऐसा नहीं है, इन्फ्लेशन में कोई गिरावट नहीं है। दे मे बी एक्सपीरियंसिंग हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है हमारी शायद, पर वो तो हमें कहीं भी दिख नहीं रही। हालांकि पूरी दुनिया भर की नज़रें हिंदुस्तान के ऊपर ज़रूर टिकी हुई हैं कि हिंदुस्तान शायद कुछ, जैसे पहले हम एक बार रिसेशन के दौर से एक लीडर की तरह बाहर निकल कर आए थे, वैसे ही इस बार भी हम कुछ शायद अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, बट अभी तक आसार कम लग रहे हैं जो राइटर है उनके अकॉर्डिंग, और इकोनॉमिक ग्रोथ का तो सवाल ही नहीं आ रहा कहीं पे भी। ठीक है, सो ऑप्शन ए, दे मे बी हेडिंग टूवर्ड्स स्टैगफ्लेशन, इज करेक्ट। व्हाट इज द करंट लेवल ऑफ कोर इन्फ्लेशन इन इंडिया? ठीक है, यानी कि कोर इन्फ्लेशन का क्या है अभी हालात, एंड व्हाट डज दिस रिवील अबाउट आरबीआई एफर्ट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। और ये आरबीआई के एफर्ट्स के बारे में क्या बताता है कि उनके एफर्ट्स कारगर हुए, उनके एफर्ट्स कारगर नहीं हुए, उनके एफर्ट्स कुछ हद तक कारगर हुए, या फिर उनके एफर्ट्स नाकाफी थे या बहुत अच्छे थे, क्या कहता है वो उनके एफर्ट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला है कोर इन्फ्लेशन इज एट 6.2% एंड इट रिवील्स दैट आरबीआई हैज बीन सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। सक्सेसफुल तो बिल्कुल नहीं हुआ आरबीआई। ठीक है, अगर सक्सेसफुल हो जाता तो हम स्टैगफ्लेशन की तरफ कैसे जाते? ठीक है, हमें दोबारा बढ़ाने की क्या जरूरत पड़ती? ठीक है, तो सक्सेसफुल तो नहीं हुआ। इसके अलावा कोर इन्फ्लेशन इज 6.2%, सही है, एंड इट रिवील्स दैट आरबीआई हैज बीन अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, बिल्कुल करेक्ट। कोर इन्फ्लेशन इज एट 5.7%, 5.7% पे नहीं है कोर इन्फ्लेशन, और आरबीआई हैज बीन सक्सेसफुल भी नहीं हुआ है। ये दो वर्ड्स जो है इनकरेक्ट है। कोर इन्फ्लेशन इज 5.7, बिल्कुल नहीं, एंड आरबीआई हैज बीन अनसक्सेसफुल इज करेक्ट, बट 5.7 नहीं है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the risk associated with higher credit costs in the current economic scenario? बोल रहे हैं अभी जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, हालात बने हुए हैं, उसमें क्रेडिट कॉस्ट मतलब हायर क्रेडिट कॉस्ट के साथ में क्या क्या रिस्क जुड़े हुए हैं, एंड व्हाट मेजर्स
measures could be taken to address the overall macroeconomic outlook। और जो ओवरऑल हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक यानी कि छोटे छोटे इकोनॉमीज जो हो मैक्रो मतलब थोड़े बड़े लेवल की जो इकोनॉमिक आउटलुक है उसके ऊपर क्या मेजर्स लेने की ज़रूरत है, क्या उसके ऊपर कार्यवाही करने की ज़रूरत है ताकि कम हालात खराब हो, कम इफेक्ट पड़े उनके ऊपर, बैड इफेक्ट, इल इफेक्ट। द रिस्क इज दैट हायर क्रेडिट कॉस्ट में फर्दर डैम्पन कंजम्पशन, कि हायर क्रेडिट कॉस्ट क्या होंगी, वो कंजम्पशन को और कम कर देंगी, डैम्प कर देंगी, कम कर देंगी। एंड supply side measures such as GST rationalization and fuel price cuts could be taken to address the overall macroeconomic outlook। और इससे बचने के लिए जो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक है उससे बचने के लिए हम ये कर सकते हैं कि सप्लाई साइड मेजर्स यानी कि जो सप्लाई साइड पे GST कटता है, टैक्स कटता है, ठीक है, उसको रैशनलाइज किया जाए, यानी कि उसको थोड़ा कम किया जाए या फिर उसमें भी और थोड़े मतलब स्लैब्स थोड़े कम कर दिए जाए कि इतने स्लैब पे हम इतना लगा लेते हैं, इतने पे इतना लगा लेते हैं, रैशनलाइज करें, उनको थोड़ा कम करें। और जो फ्यूल प्राइस कट्स हैं उनको देखा जाए, वो लगाए जाए, फ्यूल प्राइस कट्स लगाए जाएं, ठीक है। तो इन तरीक़ों से जो ये तरीके अपनाने की ज़रूरत है हमें। आगे देखते हैं। द रिस्क इज़ दैट हायर क्रेडिट कॉस्ट में लीड टू हाइपर इन्फ्लेशन। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि हायर क्रेडिट कॉस्ट की वजह से हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा, यानी कि एकदम से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। एंड डिमांड साइड मेजर्स सच एज टैक्स कट्स एंड स्टिमुलस स्पेंडिंग कुड बी टेकन टू एड्रेस द ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक। और बोल रहे हैं कि डिमांड साइड मेजर्स जैसे कि टैक्स कट या स्टिमुलस स्पेंडिंग जो है ये हमें करने की ज़रूरत है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं राइटर कह रहे हैं, ऐसा कुछ करने की उन्होंने कोई ज़रूरत नहीं बताई। उन्होंने सीधा से यही बोला है कि हमें सप्लाई साइड मेजर्स के ऊपर जैसे GST रैशनलाइजेशन या फ्यूल प्राइस कट्स को देखने की ज़रूरत है। वो अगर हमने कर लिया तो थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएंगी ये चीज़ें। द रिस्क इज़ दैट हायर क्रेडिट कॉस्ट में लीड टू डिफ्लेशन। बोल रहे हैं कि हायर क्रेडिट कॉस्ट की वजह से डिफ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। एंड सप्लाई साइड मेजर्स सच एज इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, और उस पर हमें इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा देने चाहिए और गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो कम करनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि मैक्रो इकोनॉमीज जो है वो ठीक हो जाएंगी, उसका जो आउटलुक है वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। आप जनता पहले ही त्रसित है उस पर और आप टैक्स वगैरह बढ़ा देंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ठीक है। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन है द रिस्क इज दैट हायर क्रेडिट कॉस्ट में लीड टू हाई इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिमांड साइड मेजर्स सच एज टैक्स कट्स एंड स्टिमुलस स्पेंडिंग्स कुड बी टेकन टू एड्रेस। बोल रहे हैं कि हायर क्रेडिट कॉस्ट की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होएगी। नहीं बाबा, हायर क्रेडिट कॉस्ट की वजह से कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, बल्कि अगर लोगों को लेनदारी में अगर ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, टैक्स नहीं मतलब रिटर्न जो होते जैसे इंटरेस्ट जो लगता है, अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो वो खर्चा ही कम करेंगे, है ना, वो अपनी कंजम्पशन कम कर देंगे। सबसे बेहतर तो यही होता है कि अब हम अपनी कंजम्पशन ही कर दें, सारा स्यापा ही ख़त्म, है ना। तो वो उसकी तरफ जाएंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो नहीं होने वाली उससे। और डिमांड साइड में अगर हमने टैक्स कट्स या स्टिमुलस स्पेंडिंग को बढ़ावा दिया तो क्या वो मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक को हेल्प करेगा? बिल्कुल नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं करने वाला उसको हेल्प, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which of the following best describes the tone of the passage? Okay, पैसेज की टोन कैसी है? ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव अप्रोच है उनकी? बिल्कुल नहीं, वो तो बड़ी चिंता का विषय बता रहे हैं कि यार कैसे होगा, क्या होगा, आरबीआई इतना तो कर चुका है, इसके बाद में और क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, इतना ज़्यादा अगर टैक्स कॉस्ट बढ़ा देंगे तो फिर लोग खर्चा कम करेंगे, लोगों के पास स्पेंडिंग कैपेसिटी नहीं होगी, वो स्पेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, है ना। बहुत सारी उन्होंने चिंताएं बताई हुई हैं, जैसे कि उन्होंने बोला है कि
मॉनेटरी अथॉरिटीज़ को बड़ी परेशानी हो रही है प्राइस गेन्स को कंट्रोल करने में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन तो लगातार बढ़ ही रहा है, तो जो कि उनका वो प्राइस बढ़ाने का जो पर्पस था वो सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, और फिर आगे हम कैसे क्या चीज़ करेंगे, आगे हम इससे कैसे निपट पाएंगे, तो वो उनके ऊपर उन्होंने सारी चिंता के विषय बताई हुई है। ठीक है, तो पेसिमिस्टिक है जी, बिल्कुल पेसिमिस्टिक है। न्यूट्रल है, नहीं, बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं है, वो तो चिंतित है। ह्यूमरस है, बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल भी इसके ऊपर ह्यूमर नहीं क्रिएट कर रहे हैं, वो बहुत पेसिमिस्टिक है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? क्या है मेन थीम? कि जो हमें अभी इन्फ्लेशन को कर्ब करने में जो चैलेंजेस आ रहे हैं और जिसकी वजह से हम मतलब एक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी बड़ी बनी हुई है, वही है इसका मेन पैसेज की थीम। द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग फूड प्राइजेस ऑन द इंडियन इकोनॉमी, की इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बढ़ते फूड प्राइजेस का क्या असर पड़ेगा। तो फूड प्राइजेस का असर क्या पड़ेगा वो नहीं है इस पैसेज का मेन थीम। द चैलेंजेस ऑफ टैम्पिंग डाउन ऑन इन्फ्लेशन इन द फेस ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को देखते हुए हम इन्फ्लेशन को कैसे काबू में करें, कैसे उसको काबू में किया जाए, कंट्रोल में किया जाए, ये है। और उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं, ये है मेन थीम पैसेज की। द रिस्क ऑफ स्टैगफ्लेशन इन मेजर ग्लोबल इकोनॉमीज, कि स्टैगफ्लेशन की कगार पे खड़ी है ज़्यादातर जो ग्लोबल इकोनॉमीज है वो, तो ये भी नहीं है। द नीड फॉर सप्लाई साइड मेजर्स टू इंश्योर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि सप्लाई साइड में हमें क्या क्या मेजर्स करने पड़ेंगे ताकि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई जा सके, ये भी नहीं है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेबिलिटेटिंग? ठीक है, तो डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को आपने कमज़ोर कर दिया, वीक कर दिया। ठीक है, जैसे कि पैसेज में कहाँ पे यूज़ किया गया है ये वर्ड, कि जो ये है ये इशारा करें डेबिलिटेटिंग। मैं आपको पूरी लाइन बताती हूँ। स्पेल ऑफ डेबिलिटेटिंग स्टैगफ्लेशन, ठीक है, तो उसको वीकन करने की बात की जा रही है। तो वीकन करने की बात की जा रही है, तो वीकनिंग ऑप्शन में है सिनोनिम। स्ट्रेंथन मतलब मजबूत, स्टेबलाइज मतलब बराबर करना या फिर एक स्तर पे लेकर आना, और एलिवेट मतलब ऊपर उठाना, ठीक है, आगे बढ़ाना। तो डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है वीकनिंग। सो ऑप्शन ए वीकनिंग इज करेक्ट। परसिस्टेंटली, व्हाट इज द सिनोनिम? ठीक है, सिनोनिम पूछा परसिस्टेंट। परसिस्टेंट देखो हम आपको बता, जब हम पढ़ाई की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि जो भी परसिस्टेंट होगा बच्चा वो अच्छा परफॉर्म करेगा, आउट परफॉर्म करेगा। तो परसिस्टेंट का मतलब क्या है? रेगुलर। ठीक है, यानी कि रेगुलर बेस पे वो स्टडी करता है, चाहे उसका मूड है चाहे उसका मूड नहीं है, चाहे उसकी तबीयत ठीक है नहीं है, पर वो रेगुलरली स्टडी, अगर उसका मिनिमम टारगेट है कि मैंने 1 आवर तो मिनिमम डेली का देना ही देना है, तो वो रेगुलर है इस चीज़ में, चाहे कोई भी सिचुएशन है। ठीक है, तो वो क्या है? बच्चा परसिस्टेंट है। ओके, परसिस्टेंट है यानी कि रेगुलर है। रेगुलर है तो क्या ओकेजनल है? ओकेजनली का मतलब क्या होता है कि कभी कोई त्यौहार आ गया, कभी कोई ऐसा ओकेजन हो गया तब हमने वो चीज़ करी। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, मैं ड्रिंक करता हूँ ओकेजनली, ठीक है, उसका क्या मतलब होगा कि कभी कोई त्यौहार हुआ तो, अदरवाइज ना डेली का काम है ना कभी फ्रेंड्स मिल गए तब का काम है, ऐसा भी नहीं है, कोई ओकेजन हुआ बन गया तो। ठीक है, इरेगुलरली यानी कि बिल्कुल भी रेगुलर नहीं है। ओके, बहुत उनकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है। रेयरली मतलब कभी कभार, बहुत मुश्किल से, साल में एक बारी या 2 साल में कभी एक बारी, रेयरली। ठीक है, फ्रीक्वेंटली, अब फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है लगातार, काफ़ी ज़्यादा बार। ठीक है, तो अब ओकेजनली भी नहीं हो सकता, इरेगुलर भी नहीं होता, रेयरली भी नहीं हो सकता। फ्रीक्वेंटली इसके क्लोजेस्ट है परसिस्टेंटली के, मतलब फ्रीक्वेंटली मतलब काफ़ी ज़्यादा बार। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which of the following is an antonym of the word elevated? Elevated का मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि ऊपर उठाना, अप लेकर जाना। ठीक है, तो एंटोनिम ढूंढना है। एम्पलीफाइड का मतलब होता है बढ़ाना,
एम्पलीफायर्स यूज करते हैं ना, वो क्या करते हैं, साउंड को बढ़ा देते हैं, ठीक है, अप कर देते हैं। हाइटन्ड, हाइट क्या होती है, ऊपर, ऊंचाई, ठीक है, तो हाइटन्ड मतलब ये भी अप करना। सबड्यूड, अब सबड्यूड का मतलब होता है कि आप किसी एक लेवल पे रुक रहे हैं, आप किसी एक लेवल पे स्थिर हो गए हैं, ठीक है, ये होता है सबड्यूड। तो सबड्यूड, अब ये सारी चीजें ऊपर उठाने की बात कर रही हैं। सबड्यूड मतलब एक जगह पे रुकना या एक जगह पे ठहराव आ जाना। इंक्रीज मतलब भी अप। सो एंटोनिम की बात करें तो सबड्यूड ही इसका ऑपोजिट हो रहा है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What does the phrase querying the pitch mean in the context of given passage? अब querying the pitch का मतलब होता है, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि कंफ्यूजन पैदा करना, ठीक है, किसी तरह की कंफ्यूजन या फिर गलत या इररिलेवेंट तथ्य पैदा करना जिसकी वजह से सिचुएशन जो है वो खराब हो जाए, ठीक है। और बेसिकली कैसे करेंगे, कुछ फॉल्स रूमर्स फैला दिए, है ना, कुछ गलत न्यूज़ फैला दी, तो उससे हो गया ये कन्फ्यूजन की स्थिति, ठीक है, जिससे कि सिचुएशन खराब हो गई या मोर कॉम्प्लेक्स हो गई, ठीक है। तो क्या है ऑप्शन है, मेकिंग द सिचुएशन मोर कॉम्प्लिकेटेड, सही है, कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं इससे। मेकिंग द सिचुएशन क्लियरर, कि सिचुएशन बिल्कुल साफ हो गई। अगर आपने भ्रमित करने वाले बयान फैला दिए तो सिचुएशन साफ कैसे होगी। मेकिंग द सिचुएशन ईजियर, आसानी होगी। सिचुएशन साफ होगी तो समझने में आसानी होगी, सिचुएशन कंफ्यूजिंग होगी तो कॉम्प्लिकेटेड होगी, उसमें समझने में डिफिकल्टी होगी। मेकिंग द सिचुएशन अनप्रिडिक्टेबल, कि सिचुएशन बड़ी ही अब ऐसी हो गई कि अब कुछ बता नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो इसका नियरेस्ट क्लोजेस्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, मेकिंग द सिचुएशन मोर कॉम्प्लिकेटेड। ओके, Which word is misspelled? Inflation, INFLATION, सही है। Stability, 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 ठीक है। Recession, RECESSION, सही है। Rationalization, RATIONALISATION, बिल्कुल करेक्ट। So option B, stability, is the correct answer because it was spelled incorrectly. Select the option that expresses the given sentence in direct indirect speech, ठीक है। वर्ड एक सेंटेंस दे रखा है, अगर वो डायरेक्ट में है तो उसका इनडायरेक्ट बनाओ, अगर इनडायरेक्ट में है तो डायरेक्ट बनाओ, ठीक है। मदर सेड दैट द किड्स वर प्लेइंग, इनडायरेक्ट में है, अब डायरेक्ट में बनाना है। मदर ने कहा कि बच्चे खेल रहे हैं, उस टाइम पे खेल रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम पे खेल रहे थे यानी कि उस टाइम पे मम्मी ने क्या कहा होगा कि अभी बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। तो किड्स आर प्लेइंग, अभी खेल रहे हैं, क्या होगा, द मदर सेड द किड्स हैव बीन प्लेइंग, कि बच्चे काफी देर से खेल रहे हैं, ठीक है। मम्मी ने कहा, द मदर सेड द किड्स वर प्लेइंग, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज तो होगा ना, टेंस आपको पता ही चेंज होएगा। वर प्लेइंग था तो अब आर प्लेइंग होगा, अगर हम डायरेक्ट में बात कर रहे हैं तो। द मदर टोल्ड द किड्स हैड बीन प्लेइंग, कि बच्चे काफ़ी देर से खेल रहे हैं, अभी तक, मतलब पहले से स्टार्ट था, अभी तक कंटिन्यूएशन में खेल रहे हैं। द मदर सेड द किड्स आर प्लेइंग, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस, एंड वही डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में है तो डायरेक्ट में। आई सेड टू मोहन ही हैज़ अ ग्रीन बुक, मैंने मोहन से कहा उसके पास ग्रीन बुक है, ठीक है, ये मैंने उससे कहा। तो अब मैंने मोहन को कुछ बताया है कि उसके पास ग्रीन बुक है। ओके, आई टोल्ड मोहन, अब ही हैज़ है, ठीक है, ही हैज़ अ ग्रीन बुक, तो उसके पास क्या होगा, हैज़ किस में चेंज हो जाएगा, ही हैड अ ग्रीन बुक, कि उसके पास ग्रीन बुक थी। मैंने उस टाइम पे मोहन से कहा था, पास्ट की बात हो गई, मैंने उस टाइम पे मोहन से कहा था कि तुम्हारे पास जो बुक है वो ग्रीन बुक है। ओके, तो
आई टोल्ड मोहन दैट ही हैड अ ग्रीन बुक, कि उसके पास, सेंटेंस तो वही बन रहा है, उसके पास ग्रीन बुक है, लेकिन हैड 2 बारी आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए, ठीक है। आई टोल्ड मोहन दैट ही हैव अ ग्रीन बुक, हैव नहीं आएगा बिकॉज मोहन जो है उसको, उसके पास बुक है, वो सिंगुलर में है, ठीक है। आई टोल्ड मोहन दैट ही हैड अ ग्रीन बुक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Select the option that expresses the given sentence in active passive voice. ठीक है, एक्टिव में है तो पैसिव में बताना है, पैसिव में है तो एक्टिव में बताना है। द मिस्ट्रेस अपॉइंटेड हिम मॉनिटर, ठीक है। अब उल्टा करें तो ही वॉज अपॉइंटेड एज मॉनिटर बाय द मिस्ट्रेस, ठीक है। ही वॉज अपॉइंटेड मॉनिटर बाय द मिस्ट्रेस, ठीक है। मॉनिटर हैड बीन अपॉइंटेड एज मिस्ट्रेस, ये मॉनिटर को हमने मिस्ट्रेस के तरह अपॉइंट कर दिया, तो ये तो स्टेटमेंट ही कुछ उल्टा ही हो गया, इनकरेक्ट। ही हैड बीन अपॉइंटेड एज मॉनिटर, ठीक है, करेक्ट है, लेकिन उसको मॉनिटर बनाया गया, लेकिन यहाँ पे मिस्ट्रेस के द्वारा बनाया गया, उस बात का जिक्र नहीं आया, ठीक है। सो ये इनकरेक्ट हो गया। ही वॉज अपॉइंटेड मॉनिटर बाय द मिस्ट्रेस, करेक्ट। ही अपॉइंटेड मिस्ट्रेस एज मॉनिटर, उसने मिस्ट्रेस को मॉनिटर बना दिया, तो ये भी इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेम एक्टिव से पैसिव में, पैसिव से एक्टिव में। मार्वल कॉमिक्स क्रिएटेड सुपरमैन, ठीक है। मार्वल कॉमिक्स ने सुपरमैन बनाया, ठीक है। तो क्रिएटेड पास्ट की घटना है, ओके। मार्वल कॉमिक ने सुपरमैन बनाया, तो सुपरमैन वॉज क्रिएटेड बाय मार्वल कॉमिक्स, ठीक है। मार्वल कॉमिक्स ने सुपरमैन बनाया, पास्ट में बनाया, अभी नहीं बनाया, पास्ट में बनाया, यानी कि वो बना चुके हैं। तो सुपरमैन वॉज क्रिएटेड बाय मार्वल कॉमिक्स, ऑप्शन ए करेक्ट है। सुपरमैन वॉज क्रिएटेड, ठीक है, क्रिएट किया, लेकिन बाय मार्वल कॉमिक्स मिसिंग है। सुपरमैन इज क्रिएटेड बाय मार्वल कॉमिक्स, इज कि अभी बनाया गया सुपरमैन, ठीक है, अभी नहीं बनाया गया, वो पहले बना दिया गया था। मार्वल कॉमिक्स इज क्रिएटिंग सुपरमैन, कि मार्वल कॉमिक्स सुपरमैन बना रही है, ठीक है, बना नहीं रही, बना चुकी है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कॉम्प्रिहेंशन है, थैंक्स टू इनॉर्मस बैलेंस शीट्स, इनॉर्मस मतलब काफ़ी बड़ी, बहुत बड़ी संख्या, बड़ी ह्यूज, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी जो बैलेंस शीट्स हैं उनकी वजह से, उनको शुक्रिया। बिग टेक हैज़ हिस्टोरिकली बीन अ डैश इंडस्ट्री, की जो ये बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं वो ऐतिहासिक रूप से कुछ एक ऐसी इंडस्ट्री के तौर पे सामने आई है। वो कैसी इंडस्ट्री के तौर पे सामने आई है वो आएगा फर्स्ट में। एब्जॉर्विंग मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक शॉक्स, कि ऐसी इंडस्ट्री की तरह सामने आई है जिसने ज़्यादातर जो इकोनॉमिक झटके लगे उनको एब्जॉर्व कर लिया, ठीक है। एब्जॉर्ब कर लिया यानी कि उनको वहन कर लिया, यानी कि उनके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ा, उनने ज़्यादा असर पड़ने नहीं दिया, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अ बेल वेदर फॉर डिसीजंस ऑन कॉर्पोरेट स्पेंडिंग एंड हायरिंग, और ये बेल वेदर की तरह भी सामने आई, जिसकी वजह से जो कॉर्पोरेट स्पेंडिंग और हायरिंग के डिसीजंस हैं वो लिए गए। अब बेल वेदर का मतलब होता है कि कुछ ऐसा करना जिसकी वजह से, जैसे भेड़ें होती है ना, भेड़ें, ठीक है, उनके जो सबसे आगे चलने वाली जो शीप होती है ना, उसके गले पे घंटी बंधी होती है ताकि बाकी सारी शीप्स उसको फॉलो करें, ठीक है। तो वो बेल वेदर होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि बाकी एक तो सारी शीप्स के लिए वो इशारा है कि आपको इसको फॉलो करना है, इस घंटी की आवाज़ को फॉलो करना है, ठीक है। तो वैसे ही ये जो कंपनीज थी, टेक कंपनीज जो थी, ये एक बेल वेदर की तरह सामने आई, जो कि डिसाइड करते हैं कि अगर एक स्टेप उठा लिया ना, तो इनके पीछे भेड़ चाल में सारी कंपनीज वैसा ही स्टेप उठाएंगी, ठीक है। तो कॉर्पोरेट स्पेंडिंग यानी कि हमने किस तरफ खर्चा करना है, किस तरीके से अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, खर्च करना है, और हमने किस तरीके के लोगों को हायर करना है या नहीं हायर करना है, वो सारा जो एक ट्रेंड चलाता है ना, वो कौन चलाता है? ये टेक कंपनीज चलाते हैं। एज द ग्रोथ ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डैश वन ऑफ इट्स वर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, और जैसे कि ये जो टेक कंपनीज हैं ये ग्रोथ ओरिएंटेड है, ठीक है, तो इनमें
अपनी तरह का वन ऑफ इट्स वर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन इनको हिट करा, स्ट्राइक करा, या ये स्ट्रगल कर रही हैं इस वक्त, ठीक है। तो ये क्या फेस कर रहे हैं इस वक्त, ये उस स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। विद मास ले ऑफ्स ओवर द स्पैन ऑफ अ फ्यू मंथ्स, जिसमें कि इनको बहुत बड़ी संख्या में अपने एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकालना पड़ा कुछ ही महीनों के अंतराल में। देयर इज अ सेंस ऑफ पैनिक एंड एंजाइटी। अब आप खुद सोचो, आप आईटी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, आपका सबसे बड़ा गोल क्या है? देखो, आईटी कंपनीज पैसा बहुत है, ठीक है। ऑल्दो आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा हर चीज़ के बारे में, आपको अपने आप को लर्न करना पड़ेगा न्यू न्यू ट्रेंड्स को, लेकिन पैसा बहुत, ठीक है। आप जितना काम करेंगे, आप अच्छा काम करेंगे, आपको पैसा उतना ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें क्या लगता है कि यार अच्छा है, मनी है, अच्छा इनकम सोर्स है, जॉब सिक्योरिटी है हमारे पास, लेकिन ऐसी स्थिति बन जाए कि आप सोच रहे थे कि हम अच्छी जगह जा रहे हैं और उसी टाइम पे आपको नौकरी से निकाल दिया जाए, तो लोगों में क्या होगा? पैनिक और एंजाइटी होगी कि अब हम क्या करेंगे, हमने तो किया ही यही काम है, हमें तो आता ही यही है, अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो वो डर और इसकी एंजाइटी की स्थिति बन गई लोगों के बीच में। द डैश इज बीइंग व्यूड एज एन इंस्टेंस ऑफ सोशल कंटेजियन। और ये जो स्थिति बनी, ठीक है, ये जो लोगों को नौकरियों से निकाला गया, ये कैसा देखा गया? ये इस तरीके से देखा गया कि अब ये सोशल कंटेजियन यानी कि कंटेजियस है, यानी कि अब एक से दूसरे में फैलेगा। अब बाकी कंपनीज भी स्टार्ट कर देंगी ये चीज़ करना, ठीक है। कंपनीज इमिटेटिंग व्हाट अदर्स आर डूइंग, ठीक है, यानी कि अब बाकी कंपनीज भी वही कर देंगी। फेसिंग क्रिटिसिज्म, द टेक जायंट्स आर प्रोजेक्टिंग द स्टाफ डैश एज अ कोर्स करेक्शन। बोल रहे हैं कि अब क्रिटिसिज्म को देखते हुए कि उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, तो अब टेक कंपनीज ने इसको कैसे दिखाना शुरू कर दिया, ऐसा जाहिर कर रही हैं वो कि ये हमने कोर्स करेक्शन के तौर पे किया है, जो कि फॉलोइंग अ पीरियड ऑफ एग्रेसिव स्केलिंग अप एंड बॉल्स्टरिंग ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है। जिसका मतलब है कि अब हम ना अपनी वर्कफोर्स को मजबूत करना चाहते हैं, कि हमने उन लोगों को निकाल दिया जो अपने आप को आगे नई चीज़ें नहीं सिखा रहे थे, यानी कि समय के अनुसार ग्रो नहीं कर रहे थे। हमने सिर्फ उन लोगों को निकाला है जिससे कि उनको ये चीज़ भी एहसास हो जाए कि उनको टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा, ग्रो होना पड़ेगा, और अब हम अपनी वर्कफोर्स को मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द पेंडेमिक, यानी कि पेंडेमिक के दौरान में हम अपने वर्कफोर्स को मजबूत करें। एमिड प्रेडिक्शंस ऑफ अ रिसेशन एंड अ सीवियर इकोनॉमिक डाउनटर्न इन द वेस्ट। और ये सब किस बीच हुआ? इसी बीच क्या हुआ कि रिसेशंस या फिर सीवियर रिसेशन, और यानी कि मंदी, ठीक है, और सीवियर इकोनॉमिक डाउनटर्न यानी कि बहुत बड़ी स्थिति की, बड़े व्यापक पैमाने की जो इकोनॉमिक डाउनटर्न यानी कि इकोनॉमीज जो है वो नीचे की तरफ गिर रही हैं वेस्ट में, उस टाइम पे द बेल्ट टाइटनिंग का मतलब होता है कॉस्ट कटिंग, यानी कि कंपनी का पैसा बचाने के लिए जो हम कोई भी टैक्टिक्स अपनाते हैं, या फिर जैसे कि कई आईटी कंपनीज में एक मील फ्री होती है, एक मील आपको मिलती है, लेकिन आपने कॉस्ट कटिंग करने के लिए वो मील हटा दी कि हम नहीं देंगे खाना, आप घर से खुद लेकर आइए, या फिर आपने कैब हटा दी, कैब फैसिलिटी हटा दी। तो ये क्या हुआ? आप कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश करें, जिसको बोलते हैं बेल्ट टाइटनिंग। इट इज आर्ग्यूड सेंड्स अ मैसेज टू शेयर होल्डर्स। और ये जो हम कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, यानी कि लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं पैसा बचाने के लिए, तो ये अब कहा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये बाकी जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ये मैसेज भेज देगा कि वो अपनी जो स्पेंडिंग्स हैं उनके ऊपर ब्रेक लगाएं, उनके ऊपर लगाम लगाएं, इधर उधर पैसा ना इन्वेस्ट करें, ठीक है। अब अगर शेयर होल्डर्स अपना पैसा लगाना बंद कर देंगे तो कंपनीज के पास काम करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस तरफ इशारा कर रही हैं? एक क्लोज्ड सर्कल की तरफ, कि आपने ये किया, उसके इफेक्ट में दूसरे ने ये किया, उसके इफेक्ट में तीसरे ने ये किया, और वो बैकफायर आपके ऊपर ही हो गया, ठीक है। द ज्यूरी इज आउट ऑन वेदर द अप्रोच इज डैश और मायोपिक। और अब इसके ऊपर लोग अपना अपना फैसला दे रहे हैं कि या तो फिर ये अप्रोच ठीक थी, या फिर मतलब या तो ये दूरदृष्टि की थी, या फिर ये सही थी, या फिर ये मायोपिक है, यानी कि
अभी निकटतम भविष्य की ही बातें लॉन्ग रन में काम नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी कोई फैसला नहीं कर पा रहे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, देखो पहली बात करें कि हिस्टोरिकली क्या किस तरीके की उभर कर आई हैं ये कंपनीज, ठीक है। तो देखते हैं कैसे उभर कर आई हैं। आउटराइट, आउटराइट का मतलब होता है पूर्णतः, एकदम कंप्लीट, ठीक है। तो कंप्लीट तो नहीं उभर कर आई हैं। रेजिलिएंट यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत। इनहेरेंट, इनहेरेंट का मतलब होता है कि किसी चीज का बड़ा ही अभिन्न अंग बन जाना, ठीक है। तो ये अभिन्न अंग तो नहीं बन पाई है ना। लायबल, लायबल होता है कि आप किसी चीज के लिए जिम्मेदार है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। तो कंपनीज जो हैं हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री, ठीक है, रेजिलिएंट इंडस्ट्री बनकर सामने आई है। Select the most appropriate option to fill in blank number 2. Blank number 2 कहता है कि as the growth oriented technology industry dash one of its worst contraction, यानी कि वो फेस कर रहे हैं, ठीक है। क्या फेस कर रहे हैं अब देखते हैं कैसे कैसे क्या है फेस के, अब हमें दे रखे काउंटर्स। कन्फ्रंट्स, कन्फ्रंट्स मतलब आपको किसी चीज, कोई आपके सामने आके कन्फ्रंट कर रहा है, यानी कि वो आपको फेस करना पड़ रहा है ना, आपको फेस करवा रहे हैं कि मैंने आपसे फेस टू फेस आके आपकी सारी गलतियां आपसे पूछ ली, आपके सामने मैंने बता दी कि मुझे सब पता है, अब आप हकीकत बताओ, ठीक है। वो हो गया कन्फ्रंट करना। डिफ्लेट, डिफ्लेट मतलब गिरावट आना, है ना, कम हो जाना। हमने अभी पिछले आर्टिकल में पढ़ा है कि डिफ्लेट हो गया यानी कि कम हो गया। एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट मतलब होता है किसी का शोषण करना, ठीक है। और बॉल्स्टर मतलब मजबूत करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो अपनी तरीके का ये जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, पहला क्या फेस कर रही है, पहला ये फेस कर रही है कन्फ्रंट, ठीक है। वन ऑफ इट्स फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन फेस कर रहे हैं, ये कन्फ्रंट कर रहे हैं, ये क्या कन्फ्रंट कर रहे हैं, वन ऑफ इट्स फर्स्ट वर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Select the most appropriate option to fill blank number 3. Blank number 3 कहता है कि the dash is being viewed as an instance of social contagion, companies imitating what others are doing, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है ले ऑफ की, इससे पिछली लाइन में ले ऑफ की बात हो रही थी, ठीक है। तो ले ऑफ यानी कि कंपनी से निकाल दिया जाना अपने एम्प्लॉयज को। इंसेंटिव, तो इंसेंटिव तो देने की बात हो ही नहीं रही, ठीक है। इंसेंटिव मतलब होता है कि आपने कुछ अच्छा काम किया, उसकी एवज में आपको एक्स्ट्रा कुछ दिया गया, ठीक है, वो इंसेंटिव होता है। तो इंसेंटिव तो नहीं बात हो रही। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन का मतलब होता है हम जैसे हम देखते हैं ना यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे हैं जो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, वो क्या मतलब हुआ, या इंस्टाग्राम स्टार्स हैं वो एक दूसरे कि मैं आपकी वीडियो में आपके साथ मदद करूंगा, ठीक है। तो हम दोनों एक साथ मिलके एक वीडियो कर लेते हैं, या हम दोनों एक साथ मिलके काम कर लेते हैं, ठीक है। तो कोलैबोरेशन मतलब होता है एक साथ मिलके काम करना। शेक आउट, शेक आउट मतलब होता है निकाल देना नौकरी से, ठीक है, काम से हटा देना, ठीक है। तो शेक आउट की तो बात हो ही रही है। सिनेरियो, सिनेरियो मतलब होता है कोई स्थिति, कोई सिचुएशन। तो शेक आउट, जो कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं, ये जो शेक ऑफ है ये इस तरीके से देखा गया कि अब ये फैलेगा और बाकी कंपनीज भी ऐसा ही करेंगी। 4 देख लेते हैं। फेसिंग क्रिटिसिज्म, द टेक जायंट्स आर प्रोजेक्टिंग द स्टाफ ले ऑफ एज अ कोर्स करेक्शन, कि उन्होंने स्टाफ ले ऑफ को कैसे दिखाया, कैसे दिखाया उन्होंने स्टाफ ले ऑफ को, कि वो उनको कोर्स करेक्शन का टाइम दे रहे हैं, यानी कि उनको आगे बढ़ने का टाइम दे रहे हैं, कि वो कुछ अच्छा सीख कर आए और अपने आप को उभार कर लेकर आए, ठीक है। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, ठीक है, हार्डशिप्स हम फेस कर रहे हैं, हम विपत्ति फेस कर रहे हैं, वो एडवर्सिटी। सैकिंग, सैकिंग का मतलब होता है बर्खास्त करना, ठीक है, यानी कि निकाल देना नौकरी से, काम से।
असिस्टेंस, असिस्टेंस मतलब होता है किसी की मदद करना, है ना, किसी के एज एन असिस्टेंस काम करना या मदद करना। और कॉल, कॉल मतलब होता है मांग, ये फोन कॉल वाला कॉल नहीं है। तो अब आप बताओ, यहाँ पे हम बात कर रहे थे ले ऑफ्स की, तो यहाँ पे सैकिंग आएगा, ऑप्शन बी। फिफ्थ ऑप्शन देख लेते हैं। फिफ्थ स्टेटमेंट कहती है कि द ज्यूरी इज आउट ऑन वेदर द अप्रोच इज डैश और मायोपिक, कि ये जो अप्रोच है या तो सही है या फिर निकटतम भविष्य की है, लंबे टाइम की नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं ऑपर्च्यून। ऑपर्च्यूनिट का मतलब होता है कि आप बड़ा ही एक ऐसा फैसला ले रहे हैं जो आपके लिए सेफ साइड पे चल रहा है। ठीक है, बड़ा ही कन्वीनियंट है आपके लिए। ठीक है, आपके दो फ्रेंड्स आपस में लड़ पड़े, अब आप किसी का भी साथ लेना चाह रहे हैं, एक बोल रहा है तू उससे बात मत कर, दूसरा बोल रहा है तू उससे बात मत कर, आप बोल रहे हैं कि मैं दोनों से ही बात नहीं करूंगा, तो आपने एक सेफ कन्वीनियंट रास्ता अपना लिया। ठीक है, अपॉर्चुनिट। इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब होता है कि अब इससे टला नहीं जा सकता। ठीक है, यानी कि अभी जो हमें दिख रहा है कि रिसेशन आने वाला है वो इनएविटेबल है, यानी कि उससे बचा नहीं जा सकता। ओके। ग्रिम, ग्रिम का मतलब होता है बड़ा ही गंभीर। ठीक है, बड़ा ही गंभीर। और प्रूडेंट का मतलब होता है बड़ा ही केयरफुल, या फिर हम कह सकते हैं वाइज। ठीक है, तो अब वो यही कह रहे हैं कि या तो ये डिसीजन वाइज है या फिर जो है मायोपिक है, यानी कि शॉर्ट टर्म डिसीजन है। ठीक है, द ज्यूरी इज आउट ऑन वेदर द अप्रोच इज वाइज और मायोपिक। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which of the following sentence has been split into 4 segments? Identify the following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. ठीक है, 4 भागों में तोड़ा हुआ एक सेंटेंस, इसमें जो जहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर दिख रही है वो आपको फाइंड आउट करना है। The bad economic situation led into a popular uprising of the masses. जो खराब इकोनॉमिक स्थिति थी वो लेड इनटू की बजाय लेड टू, उसकी वजह से हुआ। ठीक है, खराब इकोनॉमिक स्थिति की वजह से एक पॉपुलर अपराइजिंग ऑफ मैसेस, यानी कि जो जनता है उसमें आक्रोश की भावना उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो इनटू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इनटू? बिकॉज जो लेड वर्ड है, लीड है, लीड के साथ में हमेशा प्रेपोजिशन टू आता है। ठीक है, लेड टू। सो कहाँ पे है? ऑप्शन बी में एरर है, इनटू की बजाय लेड टू आएगा। सो बी इज करेक्ट। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज दी। अब देखो, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट दो चीजों की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यानी कि प्लूरल है, तो प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब भी तो प्लूरल आएगा ना। इज द टू साइड्स, आर द टू साइड्स, आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, यानी कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, टू साइड्स बात कर रहे हैं हम, तो टू साइड्स हैं तो इज कैसे हो सकता है? ठीक है, सो इट इज बी, आर। चिल्ड्रन इन ऑर्फनेजेस रिसीव नाइदर प्रॉपर केयर नॉर प्रोटेक्शन, यानी कि ऑर्फनेज में, यानी कि अनाथ आश्रम में रहने वाले बच्चों को ना तो प्रॉपर तरीके से केयर मिलती है, ना उनको प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन मिलती है। अब इस स्टेटमेंट में देखो, कहीं पे भी कोई एरर नहीं है। ठीक है, सो डी, नो एरर इज करेक्ट। Academic system leads us to believe that we can learn out from listening to authorities. ठीक है, अब ये बोल रहे हैं हम लर्न क्या करेंगे, आउट यहाँ पे क्यों आया? देखो, हम किससे सीख रहे हैं? तो किसी से सीख रहे हैं, तो उसमें से ही सीख रहे हैं ना, तो आउट को एक्स्ट्रा यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं थी। Academic system leads us to believe that we can learn from लिसनिंग टू अथॉरिटीज। ठीक है, आउट नहीं आएगा। सो ऑप्शन सी में आउट है, इट इज इनकरेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ।
Germany's connection with Bhubaneswar deepened last Sunday when the 2002 and 2006 champion won its third men's hockey World Cup at the Kalinga Stadium. कि जर्मनी का रिश्ता भुवनेश्वर के साथ और गहरा हो गया पिछले संडे को, जब 2 बार की चैंपियन, कब 2 बार चैंपियन रही, 2002 और 2006 की चैंपियन जो है वो तीसरी बार मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जीती है. कहाँ पे? कलिंगा स्टेडियम में. अब इन्होंने जर्मनी का रिश्ता भुवनेश्वर के साथ क्यों बताया है? क्योंकि ये भुवनेश्वर का जो शहर है, इसकी डेवलपमेंट में जो इसके न्यू शहर के जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है वो जर्मन आर्किटेक्ट द्वारा ही की गई है. ठीक है, इसलिए बताया गया है. इट रिलायड ऑन इट्स इनेट ग्रिट एंड रेजिलियंस टू स्क्रिप्ट कम फ्रॉम बिहाइंड विंस अगेंस्ट इंग्लैंड. कि इन्होंने अपनी अंदरूनी इच्छा शक्ति, अपनी अंदरूनी ताकत के ऊपर भरोसा रखा, जिसकी वजह से जो ये लाइन है कम फ्रॉम बिहाइंड विंस वाला, ये स्टेटमेंट सही हो गया. किसके अगेंस्ट में? जब ये इंग्लैंड के अगेंस्ट में क्वार्टर फाइनल्स में खेले, माइटी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में सेमीफाइनल्स में खेले, एंड 2018 एडिशन चैंपियन बेल्जियम, यानी कि बेल्जियम जो 2018 का चैंपियन रह चुका है, उसके अगेंस्ट फाइनल्स में ये खेले और जीते. ठीक है, तब ये बात सही हो गई कि ये लास्ट से आकर ऊपर तक, यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा अंडरडॉग समझा गया, सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया, वो बाजी मार गया. ओके. Germany, which had qualified for the World Cup by being runner-up in the Euro Hockey Championship. Germany जो कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कैसे किया था कि वो रनर अप रहा था यूरो हॉकी कप चैंपियनशिप में, तो वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई होता है. यानी कि देखो यहाँ पे फर्स्ट भी नहीं आया, सेकंड भी नहीं आया, रनर अप रहा. ठीक है. तो यूरो कप हॉकी चैंपियन एंड हैड लॉस्ट टू इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल मैच इन 2021. और इंडिया से ये टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल का मैच हारा था 2021 में. वॉज नॉट अमंग द फेवरेट्स. और ये सबका फेवरेट भी नहीं था. फेवरेट मतलब इन द सेंस कि इसको टॉप प्लेयर्स में हम देख भी नहीं रहे थे कि ये सेमीफाइनल्स तक, क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचेगा. ठीक है, तो ये फेवरेट भी नहीं था किसी का भी. Incidentally, Germany had claimed its major title, the 2014 Championships trophy, at Odisha's capital. और देखा ये भी विद हुआ कि जर्मनी का जो सबसे लास्ट जो मेजर टाइटल, सबसे बड़ी जीत जो थी, वो 2014 की चैंपियंस ट्रॉफी रही थी, जो भी उसने उड़ीसा की कैपिटल, द मॉडर्न पार्ट ऑफ द सिटी विच वॉज डिजाइंड बाय जर्मन आर्किटेक्ट, ओडिशा की कैपिटल में जीती थी, जो जिसका कि मॉडर्न पार्ट ऑफ द सिटी जो है वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? एक जर्मन आर्किटेक्ट ओटो कोनिग्सबर्गर के द्वारा ही डिजाइन किया गया है. कब? 1946 में. ठीक है, इसलिए उन्होंने बोला कि जर्मनी का रिश्ता भुवनेश्वर के साथ में और गहरा हो गया. ठीक है, समझ में आ गया. द डायहोनमस इक्वल्ड ऑस्ट्रेलिया एंड द नीदरलैंड्स ट्रिपल क्राउन एंड रिमेन्ड वन बिहाइंड द पाकिस्तान. तो वो बोल रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का और नीदरलैंड्स का जो ये टाइटल है कि उनके पास 3 टाइटल्स हैं, मतलब 3 बारी की विक्ट्री है वर्ल्ड कप की, तो वो इन्होंने बराबर कर ली. ठीक है, वो इन्होंने बराबर कर ली और अब ये पाकिस्तान से सिर्फ 1 विक्ट्री जीते हैं या पीछे है. यानी कि पाकिस्तान के पास 4 कप है, ऑस्ट्रेलिया के पास 3 है, नीदरलैंड्स के पास 3 है, और अब इनके पास भी, जर्मनी के पास भी 3 ही है. ओके, और पाकिस्तान के पास 4 है, तो उनसे 1 कप पीछे है. तो ये था सारा का सारा पैसेज. अब हम देखते हैं कि इसमें लिंकेज क्या बन रहा है. सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट तो उन्होंने बता दिया कि ये है कि जर्मनी कनेक्शन भुवनेश्वर के साथ में मजबूत हो गया. क्यों हो गया मजबूत? ठीक है, अभी तो इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने यहाँ पे वर्ल्ड कप जीता. ठीक है, इससे पहले उन्होंने कब जीता? इंसिडेंटली जर्मनी हैड क्लेम्ड इट्स लास्ट मेजर विन. ये भी उन्होंने उड़ीसा की कैपिटल में ही जीती थी, जिसका लिंकेज क्या है जर्मनी के साथ कि उनका जो मॉडर्न सिटी है वो डिजाइन किया गया है जर्मन आर्किटेक्ट से. तो पहला आ जाएगा आर. ठीक है,
इसके अलावा इन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया का और नीदरलैंड का ट्रिपल क्राउन का बराबर कर लिया कि इनके पास भी अब 3 विक्ट्रीज हैं, 3 ट्रॉफीज हैं और पाकिस्तान से अभी 1 ट्रॉफी पीछे हैं। ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा। इसके अलावा ये सबसे ज़्यादा जो है, इन्होंने क्वालिफाई भी कैसे करा था कि इन्होंने क्वालिफाई करा था जो उसमें रनर अप रहे थे, यूरो हॉकी चैंपियनशिप में रनर अप रहे थे और टोक्यो ओलंपिक्स में ये इंडिया से भी हारे थे ब्रॉन्ज मेडल के लिए। ठीक है, तो क्यों आ जाएगा। और सबसे लास्ट स्टेटमेंट रहेगा कि वो क्यों जीत पाया, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर विश्वास रखा, अपनी परसिस्टेंसी के ऊपर, अपने जो उनके दृढ़ निश्चय है, संकल्प है, उसके ऊपर उन्होंने विश्वास रखा। इसके अलावा और कुछ भी उन्होंने नहीं किया ज़्यादा, बस उसी के ऊपर विश्वास करते हुए उन्होंने पहले इंग्लैंड को क्वार्टर फाइनल्स में हराया, फिर ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल्स में हराया और बेल्जियम को फाइनल्स में हराया। तो लास्ट स्टेटमेंट हो जाएगा पी, RSQP। ठीक है, RSQP, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Select the option that can be used as one word substitute for the given group of words। ठीक है, वर्ड्स देख लेते हैं। कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, यानी कि जिस टाइम पे, जैसे हम बात करें ना कि मैं इस वक्त एक एजुकेटर हूँ, वहीं मेरे कुछ कंटेम्प्रेरीज हैं, यानी कि वो लोग जो मेरे साथ में जन्मे थे, मेरे साथ में पढ़ाई करी थी, मेरी एज ग्रुप के जो है, उनमें से कुछ लोग जो है कोई IT कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं और कई सारे एजुकेटर्स भी हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, मेरे समकालीन जो हैं, जो मेरे इसी वक्त में जो मेरे साथ में पैदा हो, मेरे ड्यूरेशन में, जब मैं जिस ईयर में मैं पैदा हुई और उसके आगे पीछे के 1-2 सालों में, है ना, तो वो हो गया कंटेम्प्रेरी, समकालीन। पिलफ्रेज, पिलफ्रेज का मतलब होता है कि आप कुछ चीज़ चुरा रहे हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी में कुछ चीज़ चुरा रहे हैं। ठीक है, कई बार किसी ने घर पे कोई काम वाले होते हैं रखे हुए, है ना, वो एक साथ थोड़ी सारा कुछ मतलब एक चोरी डकैती कुछ डाल के तो नहीं जाते, बर्गलरी तो नहीं करते, लेकिन वो क्या करते हैं, कभी कुछ चम्मच उठा लिए, कभी कुछ फोक्स उठा लिए, कभी कुछ कटोरियाँ वगैरह उठा ली, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें उठाते रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया कि चुपके से अपने छोटी क्वांटिटी में कुछ चीज़ें उठा ली, चुरा ली। ठीक है, हैग, हैग जो बोलते हैं वो बोलते हैं कुछ कोई अगली वुमेन को। ठीक है, उसको बोला जाता है हैग। और एनिमेटेड यानी कि निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित दिखा देना, ऑब्जेक्ट्स को भी जीवित दिखा देना, वो क्या होता है, एनिमेशन होता है। ठीक है, लायंस जो है वो बात कर रहे होते हैं या फिर अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, वो क्या सारा कुछ क्या होता है, एनिमेशन, एनिमेटेड। तो अब आपने देखा पिलफ्रेज का मतलब होता है टू टेक इन स्मॉल क्वांटिटीज। अब ये क्या है, टू टेक सीक्रेटली इन स्मॉल क्वांटिटीज, तो क्या हो गया, ऑप्शन बी, पिलफ्रेज। तो ये था आज का सेशन। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसकी ऑडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, PDF प्लस ऑडियो। ठीक है, दोनों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा प्ले स्टोर से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर का ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सबको सेशन पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।